गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? अ वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी से सेशन से जुड़ जाएं और जो जुड़ गए हैं अपने अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में मार्क कर दें, और जो नहीं जुड़े हैं उनको सेशन शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं और हम जल्दी से शुरू कर सकें। तो जो जो जुड़ता जाएगा कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस मार्क करता जाएगा बाय सेइंग हाय, हेलो, बाय गिविंग मी थम्स अप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आह चलिए जी, ऑल राइट, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन पावर एलीट थ्योरीज। तो आप चाहे यूजीसी में हैं, DSSB में हैं या यूपीपीजीटी में हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी पॉलिटिकल साइंस का, जहाँ पे कंपैरेटिव के अंदर भी या थियोरी में भी जब आप पावर पढ़ते हैं तो पावर पॉलिटिक्स थ्योरी बहुत आती है, जिसमें पावर एलिट थ्योरी यानी कि अभिजात्य संभ्रांत सिद्धांत जो होता है उसको हम बहुत पढ़ते हैं। उससे रिलेटेड जैसे 4-5 थिंकर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की और उनसे रिलेटेड बुक्स आ जाती हैं बहुत बार, राइट। सो उनसे रिलेटेड बुक्स कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। दिस इज QR कोड ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप। हु हैज़ नॉट ज्वाइंड येट प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे ही नोटिफिकेशंस मिलते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जी, शुरू करते हैं। देन पावर एलीट थ्योरी। व्हाट इज पावर एलीट थ्योरी? क्या होती है? एलीट थ्योरी इज अ पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट पावर। ये क्या है? जो राज्य की शक्ति होती है उसके ऊपर एक विचार है, संभ्रांत विचार। एलीट क्या होते हैं? अभिजात। एलीट पावर मतलब एलीट थ्योरी पावर का, यानी कि जहां पे अभिजात्य वर्ग जो होता है, यानी कि संभ्रांत वर्ग जो होता है, जिसके पास में पावर हो, किसी भी टर्म्स में हो सकती है, मटेरियलिस्टिक सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में, किसी भी टर्म में पावर हो सकती है, पावर का कॉन्सेप्ट, उसकी जहां पे बात की जाए, पावर के इस अभिजात सिद्धांत को लेकर अलग अलग थिंकर अलग अलग थ्योरी देते हैं, तो उसी को संभ्रांत सिद्धांत बोला जाता है। That aims to analyze and explain the distribution of authority in modern society, कि किस तरीके से आधुनिक समाज में शक्ति जो है वो विभाजित होती है। टार्ग्यूज दैट द आइडिया ऑफ पावर रेस्टिंग विद द मासेस इज एन इल्यूजन। तो जो आज के लोकतांत्रिक समाज में ये बोला जाता है कि भैया जो पावर होती है वो मासेस के पास होती है, रियल कंसेंट जो होती है, सॉवरेनिटी की पावर, जो अथॉरिटी जो होती है वो मासेस के पास होती है, ये क्या है? ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। द नोशन ऑफ एलिट इज नॉट इनहेरेंटली अपोज टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। और इनके हिसाब से कि लोकतांत्रिक सिद्धांत जो होते हैं उसके खिलाफ नहीं होता है एलिट थ्योरी जो होती है, कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भी जो लोग पार्टी में आते हैं, पावर में आते हैं, वो अल्टीमेटली, अभी जैसे पढ़ेंगे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, तो वो भी लोग अल्टीमेटली किस में बन जाते हैं? एलिट में तब्दील हो जाते हैं। मोर ऑन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनका क्या मानना है कि प्रोसीजर कैसे, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रोसीजर कैसे रहते हैं, किस तरीके से अभिजात वर्ग जो होता है वो पावर में आता है, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, अब हम लोग क्या करते हैं? चुनते तो इसके थ्रू, वोट के थ्रू ही है, इलेक्शंस होते हैं, वोट के थ्रू चुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो बट बाद में क्या होता है कि सब लोग किसी न किसी रूप में क्या बन जाते हैं? कुलीन तंत्र में तब्दील हो जाता है, ओलिगार्की में चेंज हो जाता है। सो दैट्स द पॉइंट दे फोकस। दिस थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन स्कूल ऑफ। तो हाँ जी, इसमें 2-3 थिंकर है, पैरेटो है, मोस्का है, मिशेल है, जो कि आपके इटली से बिलोंग करते हैं, और इन तीनों को हम इंपॉर्टेंटली इसमें पढ़ते हैं। तीनों की थ्योरी अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, विद की कॉन्ट्रीब्यूटर्स बीइंग स्कॉलर्स लाइक विल्फ्रेडो पैरेटो, मोस्का एंड मिशेल। तो ये तीन को हम इंपॉर्टेंटली इसमें पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं पैरेटो क्या बोलते हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो। तो इसमें देखिए, मैं सारी थ्योरीज जब आपको पढ़ाऊंगी अभी, तो 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो हम बुक तो करेंगे ही करेंगे, दैट्स तो ऑब्वियस चीज है। बुक्स के साथ में इनके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे मोटा मोटा बांटा सबने समाज को 2 भागों में ही है, ठीक है। एक रूलिंग पार्टी जो रूलिंग में रहेगा, एक रूल जो होता है, दो वर्गों में उसको विभाजित किया है।
बट उन्होंने उन सबको नाम अलग अलग दिए, जैसे किसी ने एलीट नॉन एलीट दिया, किसी ने रूलिंग एंड मासेस का कॉन्सेप्ट दिया है, किसी ने सर्कुलेशन ऑफ एलीट की बात की है, किसी ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात की है। तो सबका क्या है कि कॉन्सेप्ट अलग अलग है, राइट। तो की विल्फ्रेडो पेरेटो जो कि इटली समाजवादी थे, ये इटली के समाजवादी और अर्थशास्त्री, तो इनकी जगह भी आ जाती है इटालियन कौन है इनमें से, तो ये भी याद रखना है कि आप कौन कहां से बिलोंग करता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, के जो एलीट अभिजात वर्ग होता है उनका सर्कुलेशन की बात करता है। कैसे, अभी मैं थ्योरी बताऊंगी। डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड सोसाइटल हायरार्की को, यानी कि जो समाज में हायरार्की है उसको समझाने के लिए इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी दी है। अभी बात करते हैं कि उसका क्या मोटिव है। इसने समाज को क्या किया, सबसे पहले दो भागों में बांटा, एलीट एंड नॉन एलीट। दीज आर स्मॉल। एलीट क्या होते हैं, जैसे आज भी हम देखते हैं लोकतांत्रिक समाज है, उसके अंदर भी एक होता है माइनॉरिटी, एक होता है मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी में कौन है, यहाँ पे है पुअर, जो रूलिंग में नहीं, और पुअर कभी भी रूलिंग में नहीं होते, दे आर रूल्ड। और माइनॉरिटी कौन होती है, जो कि रिच होते हैं, और रिच हमेशा क्या होते हैं, वो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूल करते हैं सोसाइटी को, ठीक है। तो इसने समाज को इन दो भागों में बांटा, एक तो एलीट जो अभिजात होंगे, छोटे होते हैं, रूलिंग क्लास होते हैं, एंड जिनके पास पावर, इकोनॉमिक पावर, इन्फ्लुएंस और वेल्थ, ये सब चीजें होती हैं। दूसरा किसको बोलते हैं, नॉन एलीट, यानी कि जो रूलिंग में नहीं है, जो कि पुअर है, जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, वो उनको किस में बोलते हैं, नॉन एलीट में बोलते हैं। और ये सोसाइटी का सबसे बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, यूजुअली लैकिंग सेम डिग्री ऑफ पावर, और इनके पास अभिजात वर्ग जितनी अथॉरिटी पावर नहीं होती है। क्लियर। देन सर्कुलेशन ऑफ एलीट क्या होता है, अभी देखो, मान लो समाज में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही अभिजात वर्ग होता है। कोई पार्टी, मान लो एक फला फला पार्टी, 1 2 3, और ये बाकी ये क्या है, ये है नॉन एलीट सोसाइटी, नॉन एलीट कैटेगरी, और ये है एलीट कैटेगरी। तो समाज में, हर समाज में किसी ना किसी आधार पे 2-3 कैटेगरी ऑफ एलीट्स होते हैं। लाइक भाषा के आधार पे भी देखेंगे तो 2-3 डोमिनेटिंग ग्रुप्स होते ही होते हैं। अब सर्कुलेशन क्या होता है कि जो पावर होती है ना, ऐसा नहीं है, मान लो ये पावर है, मतलब कि रूलिंग पार्टी, अब जरूरी नहीं है कि ये जो एक सबसे पहला एलीट ग्रुप है यही हमेशा पावर को डोमिनेट करेगा। सर्कुलेशन का मतलब है कि जो पावर है वो सोसाइटी के जितने भी एलीट ग्रुप होते हैं उनके बीच में सर्कुलेट होती रहती है। उन तीनों के बीच में, 3-4 जितने भी होंगे उनके बीच में पावर क्या होती है, वो सर्कुलेट होती रहती है। कभी एक आएगा, कभी दूसरा आ जाएगा, कभी तीसरा, बट पावर कभी भी इस नॉन एलीट के पास नहीं जाएगी, इस ग्रुप के पास कभी भी पावर नहीं जाती है। वन एलिट ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ओवर टाइम। तो कभी एक बन गया थोड़े टाइम के लिए, फिर दूसरा बन गया, तीसरा। अभी देखते हो लोकतंत्र में भी ऐसा ही होता है, कभी भी हम मिडिल क्लास या पुअर कभी भी पावर में नहीं आते। जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे जो मर्जी ले लो, सोशलिस्ट ले लो, राइट विंग ले लो, लेफ्ट विंग ले लो, तो यही क्या करती है, ये एक तरीके से कोई इंटेलेक्चुअल अभिजात में आ जाता है, कोई मटेरियलिस्टिक में आ जाता है, कोई रिलीजियस अभिजात वर्ग में आ जाता है। तो पावर जो है वो इन्हीं के बीच में घूमती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। The circulation happens through different means such as revolution, changes in power structure, shift in societal values. तो with time क्या होता है कि समाज की जो societal values होती हैं वो with time change होती रहती हैं। यानी कि आज जैसे अभी अगर इंडिया में देखा जाए तो थोड़ा सा राइट विंग पार्टीज का एक लहर ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक टाइम ऐसा था कि जब कांग्रेस का था, ठीक है, कांग्रेस के पास पार्टी थी, 20 साल पावर थी, 20 साल तक पावर रही। अब इतने लंबे टाइम से बीजेपी के पास में पावर है। तो ये क्या है, जैसे जैसे आपकी सोसाइटल वैल्यूज चेंज होती हैं, अब नेशनलिज्म को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सारी चीजें, तो वो क्या है कि पावर स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे क्रांतियां होती है, समाज का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उस हिसाब से डिपेंड करता रहता है कि अब कौन सा एलीट वर्ग रहेगा, अब कौन सा रहेगा, बट वो पावर रहती एलीट वर्ग के पास ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एलीट्स आर नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक को पावर दे दी, एक कम्युनिटी को, और हमेशा पावर उसके पास ही रहेगी, वो चेंज होती रहती है। एलीट्स आर नॉट, दे कॉन्स्टेंटली चेंज एज न्यू एलीट्स राइज एंड ओल्ड वन फॉल्स। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है समाज में कि जो अभी पावर में है उनका इन्फ्लुएंस फॉर द वन एंड द अदर रीजन कम हो जाएगा, किसी न किसी रीजन की वजह से। वो इन्फ्लुएंस कम होने की वजह से दूसरा जो अभिजात वर्ग होगा उसको सत्ता हथियाने का मौका मिल जाता है। तो कभी होता है कि लेफ्टिस्ट पार्टियों का एक दौर था, वो रहती थी, कभी कांग्रेस का दौर था, अभी बीजेपी का दौर है। भगवान जाने या पता नहीं कौन जाने कि आने वाले टाइम पे बीजेपी रहेगी या कौन आएगा, कौन पावर में रहने वाला है। तो ये क्या है, ये बट ये है सारे ही पैरेटो के हिसाब से सारे अभिजात वर्ग हैं। अभिजात होते हैं जो माइनॉरिटी, जो सोसाइटी में जिनका इन्फ्लुएंस होता है, वो आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, पावर टर्म्स में भी हो सकता है।
It leads to balance where the elite is periodically replenished, ensuring that a new set of individual or groups take control. ये एक सोसाइटी में इनके हिसाब से कह रहा है कि ये एक सोसाइटी में बैलेंस बना के रखता है, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जैसे कांग्रेस के पास 20 साल रहा, तो फिर उसके बाद इमरजेंसी लग गई, है ना। तो जब ज्यादा लंबे टाइम तक किसी एक अभिजात वर्ग के पास में पावर रहेगी, तो वो क्या होगा कि वो एब्सोल्यूट हो जाएगी और वो ज्यादा पावर को मिसयूज करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए वो सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो पावर है वो सर्कुलेट होती रहे, उनके बीच में घूमती रहे, कि कभी एक बन गया फिर दूसरा, कभी तीसरा। तो हर किसी को अपनी पावर जाने का थोड़ा सा डर रहेगा और वो समाज में एक बैलेंस्ड तरीके से सोसाइटी को चलाते रहेंगे, पावर पॉलिटिक्स को एक बैलेंस्ड तरीके से यूज करते रहेंगे, ठीक है। देन फॉक्स एंड लोएन थ्योरी। अब इसका एक मेन जो रीजन है कि मान लो जैसे सर्कुलेशन अभी है, पावर में है, नंबर 1 एलिट ग्रुप बैठा हुआ है, 2 3 और 2 और 3 पावर में नहीं है। अब पहले तो क्या बोलते हैं कि जो भी अभिजात वर्ग पावर में होता है उसके पास ये 2 क्वालिटीज होती हैं, फॉक्स एंड लोएन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है। लोएन से क्या लेगा, वायलेंट कैटेगरीज, मतलब वायलेंट जो टेनेंट्स होंगे वो। फॉक्स से क्लेवर। उसके पास में ये दोनों होने चाहिए, लाइक ही शुड बी क्लेवर इनफ, तेज भी होना चाहिए। लोएन मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज और हिंसा भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। अब क्या होगा कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज डिसबैलेंस होगी, मान लो कि उसके पास क्लेवर टेंडेंसी ज्यादा होगी और मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज, मिलिट्री पावर, टूल्स, वेपन्स उतने नहीं है, तो वो क्या होगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। वो चीजें, उसका बैलेंस जो है बिटवीन लोएन एंड फॉक्स क्वालिटीज, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। एंड डिसबैलेंस होने की वजह से इस दूसरे अभिजात वर्ग को मौका मिल जाएगा इससे पावर छीनने का, ठीक है। तो और फिर जब ये दूसरा चला जाएगा, इसके पास भी दोनों का बैलेंस होना चाहिए, लोएन एंड फोक्स का। बट एक टाइम ऐसा आएगा ड्यू टू सर्टेन रीजंस, या तो ये वायलेंस का ज्यादा यूज कर लेगा या वायलेंस का बिल्कुल कम यूज करेगा, फिर उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, फिर तीसरा आएगा। तो ये क्या है कि ये सर्कुलेशन होता रहता है इन्हीं के बीच में, एंड डिपेंड्स अपॉन दिस 2 क्वालिटीज, कि इनमें बैलेंस बना रहेगा। तो जब तक बैलेंस है तब तक एक पावर में, जैसे इंदिरा गांधी था, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जब वायलेंस का ज्यादा यूज कर दिया तो देखा कैसे सत्ता से बाहर फेंक दिया उनको। तो वो 20 साल तक पार्टी रही। उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने फिर से कोशिश की तो इमरजेंसी के बेसिस पे वायलेंस ज्यादा, क्लेवर उतना नहीं, मतलब लॉयन टेंडेंसीज जो हैं उनका ज्यादा यूज करने की कोशिश की, एंड शी वाज थ्रोन आउट ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब वो सत्ता से बाहर फेंक दिया गया था उनको। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। फोक्स क्या है, कनिंग स्ट्रैटेजिक, के हमें फॉरेन पॉलिसी में कैसे कैसे एग्रीमेंट्स करने, कैसे डील करने, ताकि जो हमारे देश के फेवर में रहे। तो वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, और दूसरे को विद सॉफ्ट पावर, विद अदर मींस किस तरीके से मैनिपुलेट करना है वो आना चाहिए बराबर। लोएन है कि डायरेक्ट फोर्सफुल एलिटी, यानी कि आपके पास मिलिट्री पावर, वेपन, ये सारी चीजें ये भी होनी चाहिए जो कि आपकी स्ट्रेंथ को शो करे। अब आप चालू तो हो, क्लेवर हो दिमाग से, बट आपके पास में मिलिट्री पावर उतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होगा कि मार खा जाओगे। यूजिंग फिजिकल एंड मिलिट्री पावर वो भी बराबर होनी चाहिए समाज में और बाकी देशों के साथ अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए। जी हाँ, ये है DSSB-PGT का, जो कि आपका ऐप के ऊपर पेपर 1 की आपकी डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं। दिस कोर्स हैज बीन स्टार्टेड। पेपर 1 की लाइव क्लासेस होती हैं हफ्ते में 5 दिन, एंड सेकंड पेपर की रिकॉर्डेड क्लासेस आर देयर, एंड यू विल हैव 1 डाउट सेशन क्लास, जहां पे आपके डाउट सेशन क्लासेस भी होंगी और मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट मतलब एग्जाम की डेट आएगी, वैसे ही हम इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, बट विल गेट ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ DSSB-PGT, एंड पेपर 1 की रेगुलर क्लासेस होंगी। सो दोज हु वांट टू टेक कैन टेक दिस ऑफर। ये खैर ऑफर आपका जा चुका है कल रात तक, मतलब अभी लास्ट वीक तक था, 10 तारीख तक था। सो ये ऑफर तो जा चुका है, सॉरी फॉर दैट। देन आते हैं मॉस्का। मॉस्का का क्या है, मॉस्का की थ्योरी पढ़ लेते हैं अब। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल क्लास, उन्होंने राजनीतिक वर्ग का कॉन्सेप्ट दिया है, किसमें, इन हिज वर्क स्पेशली रूलिंग क्लास। तो ये बुक का नाम याद रखना है, रूलिंग क्लास 1939, वे ही डेवलप्ड हिज एलिटिस्ट थ्योरी, जहां पे उन्होंने इस पुस्तक में अपना एलिटिस्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। उनके हिसाब से सोसाइटी में 2 ग्रुप हैं, एक पॉलिटिकल, अब उनके हिसाब से कौन सा था, एलिट एंड नॉन एलिट, इनके हिसाब से पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। तो एक राजनीतिक वर्ग है, एक नॉन राजनीतिक, मतलब राजनीतिक और गैर राजनीतिक वर्ग है। स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पॉलिटिकली एक्टिव इंडिविजुअल्स, तो जो राजनीति में बहुत ही एक्टिव रहते हैं जो लोग, ये उनका ग्रुप होता है, यानी कि जो नेता, जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, जो लोगों को संगठित कर सकते हैं अच्छे से, तो वो क्वालिटीज जिनके अंदर होंगी, एक ग्रुप होता है वो। तो देखो ये है, ये भी अभिजात वर्ग,
इनका कहने का कभी मतलब ये नहीं रहा है एलिट थियरी का कि हमेशा वो इकोनॉमिक टर्म्स में पावर होगी। वो आपके पास पावर किसी भी टर्म्स में होती है, बट वो पावर एक किसी छोटे तबके के पास ही होगी, स्मॉल ग्रुप के पास होगी। वो आर हाईली अवेयर एंड इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो ये वो लोग हैं जिनके पास लीडरशिप क्वालिटी होती है, डे टू डे पॉलिटिकल इश्यूज से अपडेट रहते हैं और उसकी पूरी नॉलेज इनके पास होती है। लीडरशिप ऑफ द नेशन की क्वालिटी इनके पास होती है। चलो जी, फिर नॉन पॉलिटिकल जिनके पास लीडरशिप, जो मास है, जिनके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, आम जनता जो है, जो इनको फॉलो करती है, लीडर्स को फॉलो करती है, वो होते हैं नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स। डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिकल सिस्टम। कभी भी कोई मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो वो ये पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल क्लास, ये लोग लीड करते हैं। नॉन पॉलिटिकल क्लास, उसमें भीड़ होती है बस, और वो उनका और कोई रोल नहीं होता है। लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। होता है ना कि कभी कोई ऐसा आया तो मतलब कुछ ही लोग, जैसे अन्ना हजारे में मूवमेंट आया तो अन्ना हजारे ने लीड किया, लीडरशिप क्वालिटी थी, उसका फायदा उठा के केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी बना ली, ठीक है। बट बाकी लोग क्या थे, बाकी उसमें भीड़ की तरह अनऑर्गेनाइज्ड रूप से काम किया, और उनका रोल पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव नहीं होता है, बहुत ही पैसिव रोल होता है। तो ये इन दो वर्ग की बात करते हैं, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ग्रुप की कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एलीट क्वालिटीज हैं, अब इनके हिसाब से, मोस्का के हिसाब से एलीट क्वालिटीज किस चीज पे डिपेंड करती हैं? हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज पीपल। आप लोगों को कितने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर पाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप अभिजात वर्ग में आते हो या नहीं आते हो। रूलिंग एलीट फ्रॉम अ स्मॉल बट ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी विद नेसेसरी स्किल टू गेन एंड मेंटेन पॉलिटिकल पावर। तो मतलब क्या है कि छोटे राजनीतिक समूह से जो लोगों को संगठित कर सके और अपनी पॉलिटिकल पावर, यानी कि उनके पास स्किल हो, ऐसे क्वालिटी हो लोगों को संगठित करने की, तो वो होनी चाहिए। मासेस, वो अनऑर्गेनाइज्ड मेजोरिटी रहेंगे, यानी कि जो लोग जिनके पास लीडरशिप स्किल नहीं है उनको वो नॉन पॉलिटिकल ग्रुप बोलता है, और उनके पास में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं होती, यानी कि वो अपने आप को किसी भी एक विचार के, एक मांग के इर्द गिर्द इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं, सोसाइटी में हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, और वो कभी लीडरशिप में नहीं आ पाते, या उस माइनॉरिटी सेक्शन में जो कि रूल करने के कैपेबल है, उस ग्रुप में वो कभी नहीं आ पाते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये बताई दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है, बट वो लोगों को अपने, मतलब विचार होता है जिनके पास बढ़िया, बट उस विचार के इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते, तो वो लोग भी कभी अभिजात वर्ग में नहीं आ सकते। आपका विचार मैटर नहीं करता, आपकी क्वालिटीज मैटर करती हैं कि आपके अंदर कितनी लीडरशिप स्किल्स हैं, और उन लीडरशिप स्किल्स से आप लोगों को कितना ऑर्गेनाइज कर पाते हो। सो इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज फॉर गेनिंग एंड सस्टेनिंग पॉलिटिकल पावर। क्योंकि अब आपके पास विचार, तो आपको वोट कौन देगा? तो वोट देने के लिए तो ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए ना, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। देन आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल। अब वो था पैरेटो का सर्कुलेशन ऑफ एलिट, ये है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ मतलब कि भैया आप जो जितना मर्जी अपने आप को लोकतांत्रिक क्लेम कर ले, जितना मर्जी लिबरल क्लेम कर ले, अल्टीमेटली होता क्या, आपके पास एक बार पावर आई और आप जो है वो कुलीन तंत्र में तब्दील हो जाते हो, क्योंकि पावर करप्ट करती है एज यूजुअल, ठीक है। तो आपके पास में जैसे ही पावर आ जाएगी, आप क्या हो जाओगे, उसको मिसयूज करना शुरू कर दोगे, और वो आपके सेल्फिशनेस टेंडेंसीज जो है वो आपके अंदर उभर जाएंगे। तो वो होता है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कि कोई जितना मर्जी लोकतांत्रिक हो, वो अंत में कुलीन तंत्र में बदल ही जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, 1911 में, जिसमें उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि सारी ऑर्गेनाइजेशन, सभी संगठन, चाहे वो उनकी कितनी भी लोकतांत्रिक इंटेंशन हो कि हम तो भैया सबसे पूछ के डिसीजन लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, बट अंत में क्या होगा, वो कुलीन तंत्र में बदल जाते हैं, कि वो कुलीन तंत्र का, जैसे कांग्रेस था, कांग्रेस पार्टी को ने हमेशा क्लेम किया है कि वो अम्ब्रेला पार्टी रही है। आपने शायद ये 12th की उसमें पढ़ा भी होगा बुक में कि विच पार्टी इज बीइंग क्लेम्ड इटसेल्फ एज अम्ब्रेला पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी है। बट हमें भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो तो या तो लीडरशिप थे, मतलब जिन्होंने काफी लीडिंग रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, या तो उनको रखा गया उसके अंदर और वही डिसीजन लेते थे, या जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी उनके लीडर्स को उसमें उतना स्पेस नहीं दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ये बोलते हैं कि कोई जो भी पार्टी हो, चाहे अपने आप को जितना मर्जी लिबरल क्लेम कर ले, बट वो लिबरल नहीं होते, वो कुलीन तंत्र का ही शासन होता है। इन अदर वर्ड्स, एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, पावर बिकम्स कंसंट्रेटेड इन अ हैंड्स ऑफ। तो जैसे ही जिसके पास पावर आती है, वो क्या करता है, धीरे धीरे उसकी पार्टी की पावर या उस वर्ग की जो शक्ति होती है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाती है। एंड दैट्स हाउ इवन अ डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वर्ट्स इनटू एन ओलिगार्किक पार्टी। ओलिगार्की में माइनॉरिटी में चेंज हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे पावर सेंटर्ड हो जाती है। ओलिगार्की टेंडेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, रॉबर्ट मिशेल बोलते हैं कि जी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, कोई भी संगठन हो वो क्या होता है, डेमोक्रेटिक, मतलब वो अंत में क्या होगा, इवेंचुअली डेवलप इनटू एन ओलिगार्किक स्ट्रक्चर, के वो लास्ट में क्या होगा, कुलीन तंत्र की संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। चलो जी, देन आता है सत्ता का केंद्रीकरण। वही चीज है कि संगठन जैसे जैसे बड़े होंगे, सूचना, निर्णय निर्माण, हर प्रक्रिया में क्या होगा कि कुछ नेता ऐसे होंगे कि जिनका उस पे हर डिसीजन पे होल्ड रहेगा, उनके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। अभी कांग्रेस में क्या हो रहा है, ऐसे ही हर पार्टी, चाहे आप जो मर्जी उठा के देख लो, हर पार्टी कोई भी अपने आप को लोकतांत्रिक क्लेम करे, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, क्योंकि वो इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पे वो 2-3 लीडर्स, कुछ चुनिंदा लीडर होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं। देन आता है ओलिगार्की का अपरिहार्य होना, कि कुछ भी हो जाए भाई, कितना लोकतांत्रिक हो, अंत में निश्चित है कि वो पार्टी क्या होगी, वो कुलीन तंत्र में बदलेगी। स्वाभाविक है, बड़े संगठन का भी एक छोटे संगठन में केंद्रीकृत समूह में तब्दील हो जाना स्वाभाविक है। और लोकतंत्र, जो ये बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक है, हम तो इंटरनल डेमोक्रेसी, हम तो पूछ के डिसीजंस लेते हैं, तो वो क्या है, वो जो संगठन की वो भ्रम है लोगों को दिखाने का, सिर्फ एक क्या है, इल्यूजन है, ठीक है, और कुछ नहीं है उसके अलावा। लोकतांत्रिक जैसी कोई प्रकृति उसके अंदर नहीं होती है, कोई भी प्रकृति नहीं होती है। फिर आ जाते हैं जेम्स बर्नहेम। इन्होंने पॉलिटिकल थियोरिस्ट, फिलोसफर, स्ट्रैटेजिक, नोन एज इज वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ पावर एंड एलीट कंट्रोल। पुस्तक का नाम मैनेजरियल रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर एलीट थ्योरी को इकोनॉमिक टर्न जिसने दिया वो जेन बर्नहम थे। इनकी बुक द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, इन्होंने उसको इकोनॉमिक टर्म दिया, इकोनॉमिक राउंड दिया है जेम्स बर्नहम। तो ये मैनेजरियल रेवोल्यूशन याद रखना है। He argued that modern society was shifting from capitalism to new form of social organization, जिसको उन्होंने मैनेजरल सोसाइटी बोला, कि जो आज की जो पूंजीवादी समाज है, जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, दे आर एक नया वर्ग, प्रोफेशनल, मैनेजर, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नीशियंस का प्रभुत्व बढ़ रहा है। यानी कि धीरे धीरे जो सामाजिक संरचना, जो पूंजीवादी, जहां पे इंडिविजुअलिज्म, इंडस्ट्रीज, इन सब पे ज्यादा फोकस किया जाता था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स देखते हो जिनके पास में आईएएस, आईपीएस, इन सब की पावर आ जाती है, वो लोग पूरा चीज को कंट्रोल करते हैं। यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब्स, इंडस्ट्रीज में भी यही होता है, जिनके पास व्हाइट कॉलर जॉब्स है, ठीक है, तो उसको वो मैनेजरल, प्रबंधकीय समाज, यानी कि जो सोसाइटी को मैनेज कर रहे हैं, पावर इज विद देम, ठीक है। तो चाहे वो पॉलिटिकल टर्म्स में हो, इकोनॉमिक टर्म्स में, कोई भी जो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास में पावर होती है हमेशा। आपने देखा होगा एक पियोन भी क्या करता है, जब किसी ऑफिस में एक पियोन की पोस्ट होती है तो वो भी बहुत कमा रहा होता है, आप सबको पता होगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें मैनेज करता है ना, अंदर फाइल लेके जाता है तो रिश्वत लेता है। तो वही है कि जो चीजें मैनेज करते हैं ना, उनके पास ज्यादा पावर होती है, बिकॉज पेपर वर्क उनको ही करना होता है, तो उन वो करप्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं, वो चीजों को बहुत होल्ड करके रखते हैं पेपर वर्क के कारण। He claimed that instead of traditional capitalist elite, modern society was being increasingly controlled by new class. ठीक है, ये हो गया। His theory of managerial elite suggests that this group holds significant power and influence. जैसे आईएएस, आईपीएस, इनका भी सोसाइटी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, लोग इनसे भी डरते हैं, इनका भी होल्ड होता है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल कैपिटलिस्ट ओनर हैं वो क्या हो गए हैं, वो थोड़ा सा दब गए हैं। अब इससे रिलेटेड मैं एक और बताती हूँ, हमजा आलवी का एक आर्टिकल है, जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी पे ये लिखा है कि पाकिस्तान में किस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनके पास पूंजी होती है, उनका होल्ड होता है। वो क्या बोलते हैं कि ये एक पूरा डेवलपिंग कंट्रीज में गैंग बन गया है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और पूंजीपति, ठीक है, ये एक पूरा इनका ग्रुप बन गया कि ये मिलके पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्यूरोक्रेट्स, ये वो मैनेजरल क्लास, इनका रोल बढ़ गया है, ये बर्नहम भी बोलते हैं, बट हाँ, इनसे कैपिटलिस्ट का रोल दबा नहीं है, बट इन्होंने इनके साथ कंसेंसस कर लिया, गैंग बना लिया, और ये मिलके जो है वो सोसाइटी को रूल करते हैं। देन आते हैं आपके सी राइट मिल्स। मिल्स क्या बोलते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है 1956 में, द पावर एलिट। ही एग्जामिन द पावर सिस्टम, क्लास अलायंस एंड रिलेशनशिप विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जिन्होंने इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या किया है, पावर शक्ति की संरचना जो है उसको एग्जामिन किया है। तो ये कई बार ये भी आता है कि फला फला थिंकर ने की जो थ्योरी है वो किस कंट्री में बेस्ड है, किस कंट्री को उन्होंने एनालाइज किया। तो जिन्होंने किया यूनाइटेड स्टेट्स में। ही रेफर्ड पावर एलिट एज अ ट्राई ऑफ पावरफुल ग्रुप्स। तो जो अभी हमजा अलवी का बता रहे थे कि उन्होंने भी 3 ग्रुप को बोला है कि उन तीनों का गठबंधन काम करता है। सिमिलरली ये भी बोलते हैं कि 3 ग्रुप का ट्रायो, यानी कि 3 ग्रुप का गठबंधन पावर एलिट के रूप में उसको काउंट करते हैं। कौन से 3 ग्रुप देख लेते हैं। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, जो राजनीतिक नेता हो गए,
इकोनॉमिक जैसे बिग बिजनेस हाउसेज अडानी अंबानी, ठीक है, तो ये बिग बड़े बिजनेस हाउसेज हो गए, एंड मिलिट्री और ब्यूरोक्रेट्स, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्योंकि इन तीनों के गठबंधन के बगैर कोई भी एक इनमें से ढंग से काम नहीं कर सकता। इकोनॉमी, जो बिग बिजनेस हाउस होते हैं उनको पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है, और अगर जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए वो ज्यादा ईमानदार हुए तो वो पॉलिटिशियंस का जो चीजें हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। तो तीनों का गठबंधन बहुत जरूरी है एक अभिजात समूह को कायम रहने के लिए पार्टी में, ठीक है। इन तीनों का गठबंधन, तो वो बोलते हैं कि सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी ले लो, इन तीनों का कहीं भी गठबंधन काम कर रहा होता है, अलायंस काम कर रहा होता है। सिमिलरली जो मैंने अभी बताया, हमजा अलवी भी वही बात बोलती हैं, ठीक है। दैट टुगेदर फॉर्म अ डिस्टिंक्ट दो नॉट कंप्लीटली यूनिफाइड बॉडी ऑफ पावर। तो ये अलग अलग भी दिखते हैं, बट ये तीनों क्या है, एक यूनिफाइड, हालांकि कंप्लीटली यूनिफाइड नहीं, बट एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं। मिल्स डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी इन एडवांस, तो वो क्या करते हैं कि जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है उनमें क्यों लोकतंत्र डिक्लाइन कर रहा है, उसकी स्टडी करते हुए ये थ्योरी देते हैं अपने के कि किस अभिजात वर्ग, इन तीनों का गठबंधन जो है उसको अभिजात वर्ग की संज्ञा देते हैं, और उनके संगठन की वजह से, गठबंधन की वजह से क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक सोसाइटीज का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये है फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि इनकी रिलेटेड बुक कौन कौन सी हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो, माइंड एंड सोसाइटी, लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट, ठीक है, अभी पढ़ा है कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट की बात करते हैं, और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रॉबर्ट मिशेल बात करते हैं। इनकी बुक पॉलिटिकल पार्टीज, यू हैव टू रिमेंबर फुल नेम ऑफ देयर बुक्स, कई बार क्योंकि बुक का पूरा नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्किक टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉस्का रूलिंग क्लास। तो ये सोसाइटी को किन दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकल क्लास एंड नॉन पॉलिटिकल क्लास। राइट मिल्स, पावर एलिट, 3 पावर एलिट की बात करते हैं, अभी पढ़ा है हमने 3 पावर एलिट की बात करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री। जेम्स बर्नहम इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक टच दिया, मैनेजरल रेवोल्यूशन की बात की है इन्होंने, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। रॉबर्ट पुटनम, बोलिंग अलोन सोशल कैपिटल इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये जो है वो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सो यस, आज का क्लास जो है वो थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि कंसेप्चुअल क्लास थी, कंसेप्चुअल कोई बड़ी देखता नहीं है, सो दैट इज व्हाई आई केप्ट इट शॉर्ट। बट आई होप ये पावर एलिट थ्योरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और इससे रिलेटेड बुक वगैरह ये आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेंगी। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं, अब तो ट्यूसडे, यस, विल मीट ऑन ट्यूसडे एट 3:30। टिल देन कीप लर्निंग, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।